नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश त्रिपाठी एक बार फिर से आइकॉनिक टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। ये हमारा पहला वीडियो होगा इस चैनल पर और आप लोग के सहयोग से जल्द ही हम लाइव पढ़ाएँगे। टीजीटी पीजीटी में जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाएँगे और आज जो हम आपको जो पढ़ाएँगे वो ज्योग्राफ़ी होगा और आर्ट होगा। तो आज जो चर्चा का विषय है वो भारत का एक सामान्य परिचय। आज के वीडियो में हम आपको भारत की सामान्य परिचय बताएंगे, स्थिति विस्तार, क्षेत्रफल, ऐसे तमाम चीज़ें। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जाएगा वो भारत का स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ पे 9 विवर्तनिक प्लेटें हैं, कहाँ पे भारत में कौन सी कैसी फाल्ट हैं, भ्रंश, ठीक है। पठारों को पढ़ेंगे, पर्वतों को पढ़ेंगे, मैदानों को पढ़ेंगे, भारत की मिट्टी को भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। इसके सामान्य परिचय के बाद जो वीडियो होंगे वो स्थलाकृति संरचना से होंगे, वो भी भारत के। तो आज सबसे पहले हम भारत की स्थिति को देखेंगे। आप मानचित्र देख ही पा रहे हैं, ये मानचित्र भारत का। सबसे पहले हमें देखना है भारत आपका स्थित कहाँ पर है। अगर आप देखेंगे भारत स्थित कहाँ पर है तो हम एक इसको ग्लोब पर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखो कि भारत के यहाँ गुजरात से सागरी हिस्सा शुरू होता है, बगल में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है और जहाँ पर सागरी हिस्सा समाप्त होता है बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल से, बांग्लादेश से हमारी स्थलीय सीमा शुरू हो रही है। यहाँ पर आपका हो जाएगा बांग्लादेश और बगल में पड़ेगा म्यांमार, मर्दबान की खाड़ी ये होगी और यहाँ नीचे आइलैंड भी होगा इसी पर। इधर आपका स्थलीय हिस्सा है भारत के और नीचे ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये सागरी हिस्सा है, ये सागरी हिस्सा हो गया। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं भारत से लगा हुआ स्थलीय भूभाग है, ये पूरा स्थल से घिरा हुआ है। अगर इसी भारत को हम ग्लोब पर देखें कि ग्लोब पर इसकी स्थिति कहाँ कैसे है, एक ग्लोब बना लेते हैं। इस ग्लोब पर हम समझेंगे भारत की स्थिति कैसे है, कहाँ पर है। ये है आपका ग्लोब, पृथ्वी है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले अगर बताया जाए कि पृथ्वी को अगर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो दो गोलार्धों में बंट जाती है और इसे कहा जाता है जीरो अक्षांश भूमध्य रेखा। आप जानते होंगे इसे क्या कहा जाता है, जीरो अक्षांश। ये आपका जीरो अक्षांश भूमध्य रेखा, ठीक है। इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। अब इससे क्या होता है कि ये ग्लोब आपका दो गोलार्धों में बंट जाता है। एक इसका बढ़ता है उत्तरी गोलार्ध, ये ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। नीचे का हिस्सा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। और अब यहां पर देखना है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में। भारत आपका पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में। यहां पर जब आप देखेंगे तो भारत नजर आएगा उत्तर में और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में नजर आएगा। ये मलाया प्रायद्वीप है। यहाँ पर आपका दक्षिण पूर्व एशिया और ये आपका पूर्व एशिया और यहाँ उत्तर एशिया, रूस का हिस्सा। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर और ये आपका एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित है।
यहाँ भूमध्य सागर, लाल सागर, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप और अरब प्रायद्वीप जिसे कहते हैं, ये हुआ एशिया। नीचे आप दिखा सकते हो ये श्रीलंका है, ठीक है। इधर आपका इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो द्वीप है यहाँ पर, कालीमंतान द्वीप भी जिसे कहा जाता है। तो ये हमारा है ग्लोब। और ये ग्लोब में आप देख सकते हो कि जो एशिया के दक्षिण में आपको भारत नज़र आता है, और ग्लोब में ये चीज़ें, भारत आपको जस्ट उत्तर में नज़र आता है। यहाँ पर आप जब भी कभी आपसे ये पूछा जाए कि भारत जीरो अक्षांश के दृष्टिकोण से किधर पड़ता है, आपको उत्तरी गोलार्ध बताना होगा। मेरे साथ कुछ चीज़ें आप नोट करते चलिएगा, लिखते चलिएगा। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले ये बताओ भारत की स्थिति क्या है। स्थिति में भाई आपको दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, एक अक्षांशी विस्तार और एक देशांतरी विस्तार। तो ये अक्षांश है जीरो, तो जीरो अक्षांश के ये ठीक उत्तर में पड़ता है। तो आप अक्षांश की दृष्टिकोण से जब आप बताएंगे, सॉरी विस्तार में बोल दिया था, अक्षांश के दृष्टिकोण से जब आप बताएंगे तब आपको बताना होगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहां पर अक्षांश के दृष्टिकोण से जब आप अक्षांश के दृष्टिकोण से बताएंगे तो भारत आपका किधर पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। मतलब जीरो अक्षांश के दृष्टिकोण से आप बता सकते हो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब आपसे पूछा जाए कि जीरो देशांतर, क्योंकि जैसे ये जीरो अक्षांश है वैसे ग्लोब पर जीरो देशांतर भी खींची गई है। वो यहां से भारत के एशिया के पश्चिम में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलती है ये लाइन, इसे जीरो देशांतर रेखा कहा जाता है। और ये विश्व का मानक समय देशांतर रेखा है, जीरो देशांतर रेखा। नीचे की ओर लिख देते हैं, यहां पर जीरो देशांतर रेखा, ये विश्व का मानक समय देशांतर रेखा है। और इससे विश्व का समय का निर्धारण किया जाता है। इसे प्रधान देशांतर रेखा भी कहा जाता है, प्रधान माध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब ये लाइन खींची जाए तो ग्लोब आपका फिर दो भागों में बढ़ सकता है। इस तरफ का हिस्सा इसका ईस्ट कहलाता है, पूरब कहलाता है, और इसके इस तरफ देखेंगे तो ये हिस्सा वेस्ट कहलाएगा। इस पर भी आप देखेंगे तो ये दो गोलार्ध में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये भारत जीरो देशांतर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरब में पड़ेगा। यहां पर आपको ध्यान रखना होगा जीरो अक्षांश के दृष्टिकोण से हो गया स्थिति में, देशांतर के दृष्टिकोण से, तो देशांतर के दृष्टिकोण जब आपसे पूछा जाए ये बात, तब आपको बताना होगा पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है, जब पूर्वी गोलार्ध बता सकते हो, पूर्वी गोलार्ध में बता सकते हैं। अब आपसे ना तो अक्षांश पूछ रहा है न देशांतर पूछ रहा है, और मात्र केवल स्थिति पूछा जा रहा है कि भारत की स्थिति कहां पर है। तब आपको जवाब देना होगा दोनों को मिला के। जब दोनों चीजों को मिला के आप जवाब देते हैं तब आपको बताना होगा कि भारत पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है, पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है, ये बता सकते हैं। तो ये भाइयों क्या है, स्थिति है। और अब आपसे स्थिति के बाद जो मेन अब होता है कि भारत का अच्छा किस महाद्वीप में पड़ता है ये भी आपको जानना चाहिए। तो भारत आपका ये एशिया महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है, एशिया, ये एशिया है। ठीक, अब एशिया महाद्वीप में अगर हम यहां से क्रॉस लाइन लगाएं बीचों बीच, तो आप क्या देखते हैं, एक क्रॉस लाइन डालने पर नजर आता है, तो यहां से दिशा हम तय कर पाएंगे। एशिया के मध्य से दिशा ऊपर हमेशा आप याद रखना उत्तर होता है, और नीचे
दक्षिण होता है। हमेशा याद रखना, कोई भी मानचित्र हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे विश्व का हो, चाहे आपके गाँव का ही क्यों ना हो, आपके खेत का ही क्यों ना हो, ऊपर का जो सिरा होगा हमेशा नॉर्थ माना जाता है। तो यहाँ पर भी ऊपर का जो सिरा है वो सब नॉर्थ है। नीचे आप देखेंगे साउथ है। आपका जो दाहिना हाथ है वो हमेशा ईस्ट मानो उसे, और जो बायां हाथ है इस तरफ का, मेरा बायां हाथ तो टूटा है, तो वो आपका क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से दिशा तय होती है। अब आपको देखना है कि एशिया के किस तरफ पड़ रहा है भारत। तब आपको बताना होगा ये एशिया के दक्षिण में पड़ रहा है भारत, और कह सकते हैं दक्षिण एशिया में भारत स्थित है। तो यहाँ पर आप स्थिति में एक बात और बता सकते हैं, दक्षिण एशिया में भारत स्थित है। ये टॉपिक भी, ये लाइन भी आप नोट कर सकते हैं। दक्षिण या दक्षिण एशिया में भारत स्थित है, और दक्षिण एशिया का ये सबसे बड़ा देश है, ये भी ध्यान रखना। आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, जैसे दक्षिण एशिया की जब बात हो रही हो तो इसमें कौन कौन से देश आ सकते हैं। तो दक्षिण एशिया में जो देश आते हैं, थोड़ा सा अफगानिस्तान का भी हिस्सा आता है, तो अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया जाता है। पाकिस्तान आता है, भारत आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, म्यांमार नहीं आएगा, श्रीलंका आएगा, यहाँ पर मालदीव पड़ेगा, वो आएगा। ये आपके 8 देश आते हैं। अफगानिस्तान का कुछ ही हिस्सा आता माना जाता है, जो चूंकि ये जो डिसाइड होता है दक्षिण एशिया का, वो हिस्सा यहाँ से तय होता है, एक नेचुरल बाउंड्री से तय होता है। अच्छा, आपको बता दें कि भारत को एक नाम और मिलता है जिसे कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। इसे सब कॉन्टिनेंटल या सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है भारत को। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भारत उपमहाद्वीप का अकेला देश है। इस उपमहाद्वीप में कई देश आते हैं। अब वो देश कौन कौन से हैं, पहले तो आप समझो कि ये निर्धारण कैसे किया गया भारतीय उपमहाद्वीप को। देखिए क्या है कि एशिया में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर नजर आएगा आपको हिमालय। ठीक है, और हिमालय आगे चलकर मुड़ा भी हुआ है, अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, जो नीचे की ओर चला गया है म्यांमार और भारत की सीमा भी बनाता है। इसका कुछ हिस्सा जो पानी में बंगाल की खाड़ी में निकला हुआ है, वो द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर ये एक माउंटेन ऐसे चली गई हुई है जिसे हिंद कुश बोला जाता है, जो वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाउंड्री तय करती है। और ये आप देख पा रहे हैं कि इतना हिस्सा जो नेचुरल रूप से है अलग हो गया, इसका एक हिस्सा नेचुरल रूप से अलग होता दिख रहा है, इधर हिंदुकुश से, इधर हिमालय से, इधर अराकान योमा से। तो ये इतना हिस्सा आपको अलग नजर आ रहा है, इसी को कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। अब इसमें जो देश आ जाएंगे तो कौन कौन से देश आ जाएंगे, तो देश तो भाई मैंने अभी आपको बताया कि आंशिक रूप से अफगानिस्तान का भी हिस्सा आ जाता है, अफगानिस्तान का भी हिस्सा आ जाएगा, पाकिस्तान का हिस्सा आएगा। ठीक है, यहाँ नेपाल हिमालय में है तो नेपाल भी आता है, भूटान है तो भूटान भी आ जाएगा। म्यांमार और भारत की सीमा पे अराकान योमा बना था, म्यांमार नहीं शामिल किया जाता। बांग्लादेश इसके अंदर पड़ेगा, बांग्लादेश आ जाएगा। तो इतने तो स्थल पे पड़ते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, लेकिन नीचे श्रीलंका भी पड़ जाएगा आपका यहाँ पर, और नीचे मालदीव भी पड़ जाएगा। तो ये भी आ जाएंगे देश जो इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो दक्षिण एशिया हो गया, भारत की ये स्थिति। अब हम देखेंगे भारत का विस्तार। भारत अक्षांशी विस्तार है और देशांतरी विस्तार है। विस्तार में दो ही आपको ध्यान रखना है, एक अक्षांशी होता है और एक देशांतरी होता है। आपको ध्यान देना है कि 0 अक्षांश जो है हमारे भारत के उत्तर में है, सॉरी दक्षिण में है। 0 अक्षांश से भारत उत्तर में पड़ता है, और भारत कहाँ स्थित पड़ेगा ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से ये भारत की शुरुआत हो रही है, कहाँ से, कौन से अक्षांश से, ये आप बता सकते हो। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से भारत की शुरुआत हो रही है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से भारत की शुरुआत हो रही है। समाप्ति भारत की होती है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से, यहाँ तक भारत की समाप्ति हो जाती है। आप ध्यान से देखो तो 0 अक्षांश के उत्तर में भारत पड़ता है। तो हम जैसे जैसे अक्षांश रेखाएं बढ़ती जा रही थी, उसमें से 8 अक्षांश जो आया, वहां से भारत की मुख्य जमीन की शुरुआत हुई, और 4 मिनट चलना पड़ा 8
अक्षांश 8 डिग्री और 4 मिनट और चलना पड़ा। 2 अक्षांशों के बीच में 60 मिनट होते हैं, तो उसमें से 4 मिनट आप और चलेंगे, 4 मिनट अक्षांश लाइन, तब जाके भारत की सीमा शुरुआत होगी। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत मिलेगा। लेकिन एक बात आपको और जानना चाहिए, ये तो हमारे मुख्य भूमि का विस्तार है, लेकिन क्या है कि भारत की मुख्य ज़मीन जो है, वो थोड़ा-सा मुख्य ज़मीन के अलावा जो हमारी ज़मीन है, थोड़ा-सा नीचे से ही भारत की सीमा मिलती है। और वो लाइन जो है हमारी, जो नीचे से थोड़ा-सा भारत मिलना स्टार्ट होता है, वो अंडमान निकोबार से भारत मिलता है। बहुत थोड़ा-सा नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो वो होता है 6 डिग्री 4 मिनट। अंडमान निकोबार का सबसे निचला द्वीप है बच्चों, सॉरी भाइयों, जो ग्रेट निकोबार है, वहाँ से आपका ये विस्तार शुरू होगा। जैसे आप ध्यान दीजिए नीचे की ओर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो सबसे निचला जो हमारा अक्षांश है, जहाँ से हमको भारत मिलेगा, तो लगभग मान के चलिए यहाँ से मिलेगा। और जो हमारा द्वीप है, जो हमारा द्वीप मिलेगा, सबसे पहला अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार द्वीप मिलेगा यहाँ पर। जैसे अंडमान निकोबार मिलेंगे, तो अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है। और यहाँ मान के चलें ये कौन सा अक्षांश है, तो ये जो मिल रहा है 6 डिग्री 4 मिनट, नॉर्थ से ये भारत की शुरुआत हो रही है। और ऊपर नॉर्थ में कहाँ तक जाएगा, पता चलता है कि भारत की शुरुआत यहाँ से हुई और समाप्ति ऊपर हो रही है यहाँ पर 35 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में भारत की समाप्ति हो रही है। तो ये अक्षांशी विस्तार हुआ, ठीक है। तो आप इसको लिखते चलिएगा मेरे साथ। जब आपसे पूछा जाए भाई अक्षांशी विस्तार क्या है, तब आप बताइए कि अक्षांशी विस्तार हमारा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अक्षांशी विस्तार, अक्षांशी विस्तार। तो अक्षांशी विस्तार में आपको बताना होगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। फिर उसके बाद हमारा विस्तार शुरू होगा देशांतरी विस्तार, ठीक है। अब देशांतरी विस्तार में आपको ध्यान रखना है कि 0 अक्षांश से भारत पूरब में पड़ता है, 0 देशांतर से, सॉरी। तो यहां पर आपका भारत शुरू हो रहा है गुजरात के पास से। अब ये 0 के पूरब में है, 0 के पूरब में कितने देशांतर चलते हैं, तो भारत की सीमा मिलती है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट चलते हैं। और देखते हैं कहाँ तक मिलती है, तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक मिलती है। हाँ, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक मिलती है। ईस्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि हम 0 देशांतर के पूरब में ही हैं, तो हम पूरब की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये चीज़ें, यहाँ से भारत की शुरुआत हो रही है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरुआत हो रही है। समाप्ति कहाँ पे हो रही है, समाप्ति हमारी हो रही है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में भारत की समाप्ति हो रही है। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में भारत की समाप्ति। तो ये हमारा अक्षांशी और देशांतरी हम यहाँ पे नोट करेंगे, आप भी मेरे साथ नोट कर सकते हैं। देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, यहां तक हमारा क्या है, देशांतरी विस्तार है। ये हमारी स्थिति देशांतरी और अक्षांशी विस्तार। अब हमें भारत में ही थोड़ा सा देखना है
कि इसकी लंबाई चौड़ाई उत्तर दक्षिण क्या है। देखो ये सब बेसिक नॉलेज है, आपको वैसे भी होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि पेपर के ही सवाल हो। आपको वैसे भी ध्यान रखना है कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम लंबाई क्या है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो, ये डायरेक्शन मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्थ है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्थ से साउथ आप अपनी लंबाई देखो भारत की, तो यहाँ पे जो लंबाई नज़र आती है यहाँ से यहाँ तक, ये थोड़ा ज़्यादा है, तो ये 3214 किलोमीटर की लंबाई है। और जब आप देखेंगे पूरब से ये पश्चिम पूरब या पूरब पश्चिम जो भी बोलना हो, तो ये लंबाई आपकी है 2933 किलोमीटर। हमारी लंबाई पूरब पश्चिम कम है, और ये पूरब पश्चिम लंबाई कितनी कम है ये भी आप घटा के कर सकते हैं। 3214 में 2933 घटाने पे क्लियर होगा। और ये कितना आएगा, तो अंतर याद रखना 281 किलोमीटर का अंतर आएगा। लंबाई का अंतर जो है भाइयों याद रखना 281 किलोमीटर का होगा। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ रहे होंगे। अब हमें ये देखना है कि भारत स्थलीय सीमा लंबाई क्या है और जलीय सीमा की लंबाई क्या है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो ये गुजरात राज्य है भारत का, ये वाला राज्य राज्य बना दे रहा हूँ। ये राज्य आपका हो गया गुजरात। भारत का पूर्वी जो पानी के क्षेत्र से लगा हुआ अंतिम राज्य है वो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ से पानी स्टार्ट होगा, वेस्ट बंगाल तक आपको पानी मिलेगा, गुजरात से वेस्ट बंगाल तक। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भारत का सागरी सीमा जो है गुजरात से वेस्ट बंगाल तक, और स्थलीय सीमा गुजरात से ही और वेस्ट बंगाल तक मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो पानी का क्षेत्र है, तीन ओर सागरी क्षेत्र है ना, इसमें सबसे जो तीसरा वर्ल्ड का महासागर है वो हिंद महासागर है। नीचे पड़ता है आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन नीचे दक्षिण में, तो ये हिंद महासागर हो गया नीचे की ओर। हिंद महासागर का एक हिस्सा जो भारत के दक्षिण पश्चिम में है अरब सागर कहलाता है ये, और दक्षिण पूरब का हिस्सा एक खाड़ी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी बोल सकते हो। खाड़ी उसे कहा जाता है भाइयों जो ऐसी जल निकाय या सागरीय क्षेत्र या जल का बड़ा क्षेत्र या जल राशि जिसके तीन ओर स्थल हो, एक ओर से पानी का सोर्स हो, तो वो संरचना जो बनती है उसे खाड़ी कहा जाता है। वैसे तो गल्फ भी अलग होती है, थोड़ी सी परिवर्तन है उसमें, भाव सबका वही हिंदी में है खाड़ी, अंग्रेजी में गल्फ, हिंदी में खाड़ी, अंग्रेजी में बे, हिंदी में खाड़ी, पाइट और फिर हिंदी में खाड़ी। अगर आप इनकी संरचना आप देखेंगे कैसे होते हैं ये ध्यान रखना। जैसे आप इनकी संरचना देखेंगे कि गल्फ क्या है कैसे है, देखिए ऐसा जल निकाय जिसके तीन ओर स्थल है, ये स्थल का हिस्सा है, यहाँ पर भी स्थल है, इस तरफ भी स्थल है, और यहाँ एक सकरे मार्ग से अंदर पानी प्रवेश किया गया है। ठीक है, तो ये जो पानी का क्षेत्र इसके अंदर प्रविष्ट किया है वो एक गल्फ बनती है, ये संरचना गल्फ की कहलाएगी। अब इसी संरचना में आप देखना बे की संरचना, बे की संरचना कुछ इस तरीके से होगी, तीन ओर स्थल जरूर होगा लेकिन इसका जो मुहाना होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा फैला होगा। तो ये जो मुहाना इसका है आप ध्यान दीजिए, इसका ये जो मुहाना है थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाता है बे। जैसे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ हडसन, तो ये स्थल इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। और एक संरचना होती है बाइट की, बाइट की संरचना कुछ
इस तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, आपको ध्यान रखना है, जो गल्फ होता है धीरे धीरे पे में ही बदल जाएगा। और कैसे बदलेगा? दरअसल इसमें बहुत सारी नदियां जब आकर गिरेंगी, तो ये नदियां अपने साथ, पानी के साथ, ऐसा नहीं है कि केवल पानी ला रहे हैं, अवसाद भी ला रहे हैं। और ये अवसाद इसमें क्या करती जाती हैं? उड़ेलती चली जाती हैं। ये अवसाद इसमें उड़ेलती चली जाती हैं और ये संरचना धीरे धीरे भरता चला जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा पे में। एक संरचना है बाइट की। बाइट क्या होता है? बाइट ये है, ऐसी संरचना होगी, मुहाना बहुत ही चौड़ा होगा। ये इस तरीके से मुहाना बहुत चौड़ा हो जाएगा। इधर स्थल तो है, स्थल इधर भी है, स्थल इधर भी है, ठीक है, तीनों तरफ स्थल है, लेकिन मुहाना चौड़ा हो गया, गहराई इसका कम हो गया, ठीक है। और ये संरचना कहलाती है भाई बाइट, BIGHT, ठीक है। और एक संरचना होती है क्रीक, जो किसी भी स्थल में सकरा भूभाग में जल निकाय प्रवेश किया हो, उसे आप बोल सकते हो क्रीक। यहाँ पर क्रीक की संरचना कुछ इस तरीके से होगी। इधर इसमें पानी प्रवेश किया है, जैसे आपको सर क्रीक पढ़ने को मिलेगा, कोरी क्रीक पढ़ने को मिलेगा गुजरात में, महाराष्ट्र में थाड़े क्रीक, ब्रसाई क्रीक, ये तमाम क्रीक हैं जो आप पढ़ेंगे। तो ये संरचना होती है खाड़ियों की। वापस आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है भैया, और एक तरफ अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, और हिंद महासागर के ही ये दोनों जल निकाय हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब देखना, ये जो हमारी इनसे जली सीमा लगती है भारत की, वो कितनी लगती है? तो हमारी जली सीमा, जो मुख्य ये जमीन है, इसकी जो जली सीमा लग रही है, तटीय सीमा लग रही है, तो इसकी लंबाई है 5422.7 किलोमीटर। ध्यान देना, पहले ये आंकड़े आप पढ़े होंगे जरूर, आज भी पढ़ते होंगे किताबों में, 6100 किलोमीटर। ये थोड़ा गलत है भाई, और ये चीज आप ध्यान देना। अब जो आपका ये सैटेलाइट बता रहा है, वो ये बता रहा है नया चीजें, जो नई अपडेटेड चीजें आई हैं, उसको ध्यान देना है। 5422.7 किलोमीटर है। लेकिन हमारे पास द्वीप वगैरह हैं, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, और बहुत सारे द्वीप हैं। इनके भी चारों ओर तट है, पानी है। इनके भी तटों की लंबाई को जोड़ा जाए, ये कुल कितने हो जाते हैं? कह सकते हो कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.7 किलोमीटर हो जाता है। ये मुख्य तटवर्ती सीमा है, याद रखना, मुख्य तटवर्ती सीमा। और ये आपका जो है कुल तटवर्ती सीमा है, ये कुल तटवर्ती सीमा है। तो ये हमारा हो गया तटवर्ती सीमा। स्थलीय सीमा यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ से गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक भारत से स्थलीय सीमा लग रहे हैं। यहाँ पर जो देश लगते हैं, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये देश लगते हैं भारत से, ठीक है। इसमें कितने देश हो गए? 7 देश। अच्छा, अफगानिस्तान भी लगता है। 7 देश हमारे साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो हमारी जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, वो कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई जो है, वो पहले आप पढ़ते थे 15,200, अब ये लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर। ये लंबाई है। ये 2015 में भारत बांग्लादेश से एक समझौते के दरमियान, भारत बांग्लादेश के बीच जो बाउंड्री लाइन थी, बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी, वो सीधी की गई, और उसमें भारत की लंबाई, स्थलीय लंबाई कम हुई है, लगभग 93 किलोमीटर के आसपास। तो ये 15,106.7 किलोमीटर है। ये भी एक नया आंकड़ा है, नया डाटा है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ये तमाम बातें हो गई, स्थिति, विस्तार, तटवर्ती क्षेत्र, लंबाई। अब हमें देखना है भारत का क्षेत्रफल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है। ध्यान रखना, भारत का एरिया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्षेत्रफल से भी अब अपडेट रहिएगा भैया। क्षेत्रफल क्या है भारत का? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपने पढ़ा होगा, यही मिलता है। लेकिन अब सैटेलाइट से जो हमारा मापन हो रहा है, वो बताया जा रहा है, वो आंकड़ा बताता है
कि इसमें 206 किलोमीटर की वृद्धि हो गई है, वर्ग किलोमीटर की। इतने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई है। तो जब इतना वृद्धि हो जाएगा, अब कितना नया क्षेत्रफल होगा, ध्यान देना, 32,87,469 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ये हमारा नया क्षेत्रफल है, नया आंकड़ा है। ये थोड़ा इस पे भी अपडेट रहिएगा, इसको भी जानते रहिएगा। अब भारत पूरे विश्व का कुल कितना क्षेत्रफल रखता है, ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यदि ये बन जाए कि पूरे विश्व के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भारत का भूभाग का क्षेत्र, देखिए पूरे विश्व का नहीं, पूरे विश्व का क्षेत्रफल बहुत, पूरा उसमें जल और स्थल दोनों मिला के लगभग आपका हो जाएगा 51 करोड़ के आसपास। लेकिन जो स्थल का हिस्सा है वो आपका 14 करोड़ के आसपास होता है। ठीक है, तो उसमें भारत का क्षेत्रफल आपका ये है। अब इसमें प्रतिशत में देखा जाए तो ये 2.43%। यहाँ पे बताना होगा विश्व के कुल भूभाग का क्षेत्र है ये। ठीक है, विश्व के कुल भूभाग का ये क्षेत्र है। ये कितना क्षेत्रफल है प्रतिशत में, 2.43% क्षेत्रफल है। अगला फैक्ट क्या बन सकता है कि भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब 7वां बड़ा देश जो है उसमें आपको ध्यान रखना है, 7वां बड़ा देश में, कि भारत के पहले जो 6 बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं। भाई 7वां तो हो गया, ये तो याद रखोगे, लेकिन 6 बड़े देश और कौन कौन से हैं उनके भी नाम याद रखना। तो पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है, ये भी आप याद रखिए। दूसरा देश कौन सा है, कनाडा। तीसरा देश कौन सा है, यूएसए। देखो यहां पर भी कंफ्यूजन आपको मिलता है बहुत ज्यादा चीन और यूएसए को लेकर। यहां पे हम आपके डाउट को बिल्कुल समाप्त करते हैं। देखिए जब कभी सवाल ऐसे मिल जाए कि भारत, सॉरी, चीन का मुख्य क्षेत्रफल और यूएसए का मुख्य क्षेत्रफल, इन दोनों में किसका क्षेत्रफल अधिक है, तब आपको जवाब होगा चीन। लेकिन यूएसए के पास बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, जमीन है, भूभाग या द्वीप हैं जो यूएसए से दूर हैं। जैसे हम यूएसए का एक भूभाग बड़ा आपने देखा, अलास्का सुना होगा, पहले रूस का होता था, बाद में यूएसए ने खरीदा इससे। अलास्का हो गया, हवाई द्वीप हो गया, वैसे बहुत सारे इसके ऐसे स्थल हैं जो इसके मुख्य सीमा से बहुत दूर है। उन सबको जोड़ा जाएगा तो यूएसए चीन से बड़ा हो जाएगा। चौथा देश चीन हो गया। पांचवा देश आपका कौन सा होगा, ब्राजील होगा। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ये। छठा देश आपका कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, देश भी है। ठीक है, सातवें पर आपका होगा भारत, सातवां आपका हो जाएगा भारत। एक बात और ध्यान देना कि ये जो भारत है इसके अलावा भी 8वां 9वां 10वां भी कुछ हो सकता है, तो बता सकते हैं 8वां देश कौन सा होगा। 8वां देश अर्जेंटीना है, याद रखना। अर्जेंटीना कहाँ पड़ेगा, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, और 9वां देश आप बता सकते हो अल्जीरिया है। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगा। और 10वां देश आपको याद रखना है कजाखस्तान। कजाखस्तान, देखिए ये एशिया का देश है कजाकिस्तान। पहले एशिया के सेंट्रल एशिया में पड़ता है कजाकिस्तान। आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं, सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये कजाखस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान या कजाकिस्तान, इसकी नई राजधानी है नूर सुल्तान, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, ये भी ध्यान रखना कजाकिस्तान के बारे में। चलिए हम फिर वापस आते हैं अपने भारत पर। भारत हमारा क्या है, 7वां बड़ा देश है पूरे वर्ल्ड का, और 2.43% क्षेत्रफल ये रखता है। अब यहाँ पे एरिया से संबंधित बातें हो गई, और हम आपको बताएं कि एक बात आप यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, रूस पूरे विश्व का 11.2% क्षेत्र रखता है, ये एरिया। लेकिन जनसंख्या इसके पास पूरे वर्ल्ड का केवल मात्र 2% है। और भारत को देख लो थोड़ा सा भाई,
पूरे विश्व का ये 2.43% क्षेत्र रखता है। और जनसंख्या अगर देखा जाए 2011 के अकॉर्डिंग ये पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या रखता है। ये आंकड़े अभी बढ़ चुके हैं, ये 2011 का आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। तो कहाँ जनसंख्या, कहाँ क्षेत्रफल, और इनका कहाँ क्षेत्रफल और कहाँ जनसंख्या, तो ये चीज़ें हैं जो बहुत वर्ल्ड लेवल पर बहुत विषम दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं। क्षेत्रफल हुआ, स्थिति हुई, विस्तार हुआ। अब हमारा यहाँ पर स्थलीय सीमा और जलीय सीमा से लगने वाले हमारे कौन कौन से राज्य हैं। तो हम भारत के राज्यों को देखेंगे, कौन कौन सी जलीय सीमा लग रही है। तो बहरहाल आज हम यहीं तक बताएंगे, कल आगे बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक है भैया, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो मत करिएगा। ठीक है भैया।